वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका इस स्पेशल कॉर्पोरेट वीडियो सीरीज के 12th एपिसोड में। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम करता हूं। आज बात करेंगे ऑप्टिमिज्म इस क्वालिटी पे, यानी हिंदी में कहते हैं आशावादी होना। ऑप्टिमिज्म एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फ्रेंड्स, वर्क प्लेस पर स्टार बनने के लिए। इसलिए अगर आप आपके वर्क प्लेस पर स्टार बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। जैसे आज की वीडियो में देखेंगे ऑप्टिमिज्म का सही मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिज्म यानी क्या। फिर देखेंगे ऑप्टिमिज्म ये क्वालिटी वर्क प्लेस पर होने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। फिर देखेंगे कैसे प्रोफेशनल को डायग्नोज करें, कौन से प्रोफेशनल ऑप्टिमिस्ट होते हैं और कौन से पेसिमिस्ट होते हैं। फिर देखेंगे प्रोफेशनल इस क्वालिटी को लैक क्यों करते हैं, इससे दूर क्यों भागते हैं। और फिर अंत में देखेंगे आपको स्टार बनने के लिए ये क्वालिटी आप कैसे आपके अंदर डेवलप कर सकते हो, कैसे इसे आप लर्न कर सकते हो। आप समझते हैं ऑप्टिमिज्म का सही मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको लेके चलता हूं 1988 में। मैट बियोंडी जो यूएस के एक बेहद शार्प स्विमर थे, अपने करियर का बेहद इंपॉर्टेंट ओलंपिक खेल रहे थे और काफी हाइप था इस रेस को लेके। यूएस में काफी चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि मैट मार्क स्पिट्स का 7 गोल्ड मेडल वाला रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देंगे, जो मार्क स्पिट्स ने 1972 में बनाया था, जो अब तक का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड माना जाता था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। पहला रेस और सारे दर्शक रेस का रिजल्ट देखकर निराश हो गए, शॉक में चले गए। मैट इस रेस में काफी अनएक्सपेक्टेड यानी 4th पोजीशन पर रहे और उसके नेक्स्ट रेस में भी काफी कुछ नहीं कर पाए। अब जो दर्शक थे वहां पे मौजूद कोचेस और एंकर्स बड़े आशा लेके आए थे इस मैच को लेके। मैच से बहुत ज्यादा आशा थी उनको। अब इस रेस के बाद बहुत ज्यादा निराश हो गए। अब तो ये लगने लगा कि मैट पूरे रेसेस में शायद ही कोई गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली पहले 2 रेस खराब होने के बावजूद भी मैट ने बाउंस बैक किया और बचे हुए रेस में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए। सारा देश इस परफॉर्मेंस को देखकर बिलीव नहीं कर पा रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन वन मैन हु वाज सिटिंग इन द ऑडियंस वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे जो मैट को काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे, काफी दिनों से एनालिसिस कर रहे थे। नाम है मार्टिन सेलिगमन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो 1990 के दशक में जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस में भी पब्लिश हुआ था। उनके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी, आई रिपीट, कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है ओलंपिक के परफॉर्मेंस के लिए। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कुछ हाईली ट्रेन्ड कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया जो बता सके कौन पेसिमिस्ट है और कौन ऑप्टिमिस्ट है। इसके लिए उन्होंने ASQ यानी एट्रीब्यूशनल स्टाइल क्वेश्चनियर मेथड का इस्तेमाल किया था। मार्टिन ने सारे स्विमर्स को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कहा। अब हर रेस के बाद रिसर्चर्स को यह बताया कि प्लेयर्स को गलत टाइमिंग आपको बताना है, यानी कोई प्लेयर अगर 2 मिनट्स में रेस खत्म करता है तो उसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड्स का डिफरेंस बताया जाए। जिससे क्या हुआ, प्लेयर्स और मेहनत करते और अपना टाइम इंप्रूव करते। लेकिन बहुत बार अटेम्प्ट्स देने के बाद कुछ प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते और गिव अप भी करते, ट्राई नहीं करते। लेकिन एक प्लेयर इनमें सबसे अलग था और वो था मैट बियोंडी। हर बार फीडबैक के बाद अपना परफॉर्मेंस रेस करने की कोशिश करता, जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होता और हमेशा हर रेस के बाद अपना स्टैंडर्ड बनाने में लग जाता। विथ एवरी फेल्ड अटेम्प्ट ही वुड इंप्रूव, आई रिपीट, विथ एवरी फेल्ड अटेम्प्ट ही वुड इंप्रूव। यही खासियत थी मैट बियोंडी में। जो क्वालिटी वो दर्शा रहा था वो बहुत सिंपल थी, वो थी ऑप्टिमिज्म वाली क्वालिटी, द क्वालिटी टू परसीव एंड बाउंस बैक इन सेटबैक्स एंड फेलियर्स। अपने रिसर्च में मार्टिन सेलिगमन ने इस ऑप्टिमिज्म क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल भी बनाया है। उसे उन्होंने ऑप्टिमिज्म इंडेक्स का नाम दिया, यानी जितना ज्यादा हाई रैंकिंग उतना ज्यादा परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। यही होता है ऑप्टिमिज्म। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। हमेशा आशावादी होना, कितने भी सेटबैक्स आए, चुनौतियां आए, गिव अप नहीं करना है आपको, अपने आप के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दोस्तों ये वर्क प्लेस पर। ऑप्टिमिज्म एक प्रोफेशनल में आने से नॉर्मल प्रोफेशनल भी स्टार बन जाता है वर्क प्लेस पर। अब देखते हैं ऑप्टिमिज्म होना ये क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पर।
अपने एक स्टडी में मार्टिन सेलिगमन इस क्वालिटी यानी ऑप्टिमिज्म को बेहद इंपॉर्टेंट बताते हैं वर्क प्लेस पर। उन्होंने इसे समझने के लिए मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आपने नाम सुना होगा, मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत काम किया है, जिससे उन्होंने कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स दिए हैं। इस रिसर्च के मुताबिक ऑप्टिमिस्ट प्रोफेशनल्स का सेल्स पहले साल में 29% ज्यादा रहा और दूसरे साल में, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे साल में 130% ज्यादा रहा उन बाकी पेसिमिस्ट लोगों से। ऑप्टिमिज्म क्वालिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कई बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रूव करके दिखाया है। इसी का एक उदाहरण अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंपनी में भी जब इस विषय पर ट्रेनिंग हुआ तो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस 3 महीने में ही बढ़ गया, जिससे कंपनी ने इसे अपने ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही डिक्लेयर कर दिया। यानी ऑप्टिमिज्म पर ट्रेनिंग होना ही होना है हर 3 महीने बाद। ऑप्टिमिज्म का एक पार्ट यानी होप होना भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है दोस्तों, जिससे प्रोफेशनल अपने गोल को अचीव करने के लिए कदम उठाते हैं, क्योंकि ये ना होने से फिर रिजल्ट्स नहीं आपको दिख सकते। ये एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स होता है प्रोफेशनल्स में, स्पेशली हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेके काउंसलिंग हो या ट्रेनिंग हो, हर जगह पे टॉप परफॉर्मर्स में होप होना, आशा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होप में बहुत पावर होता है दोस्तों। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप स्ट्रेसफुल जॉब्स में तो होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स या डी एडिक्शन सेंटर्स के एम्प्लॉयज होते हैं, यहाँ क्लाइंट्स या उनके पेशेंट जो होते हैं ना, बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं और ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन वही लोग ऐसे जॉब में टिक पाते हैं, मैं कहूँगा ग्रो हो पाते हैं, जिसमें ये क्वालिटी होती है ऑप्टिमिज्म वाली। एक लाइव एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वालिटी को, ऑप्टिमिज्म को। स्वप्नाली, जिन्होंने रिसेंटली अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स खत्म किया है एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, और 6 महीने पहले उन्होंने अपना एक बुटीक, अपना बिजनेस शुरू किया है मुंबई में, अपने फादर से कुछ इन्वेस्टमेंट लेके। अब जैसे ही बुटीक शुरू हुआ, पहले 2 महीने में ही सेल्स काफी अच्छा हुआ, क्योंकि काफी अच्छा बूम और हाइप बना था एक मार्केटिंग एक्टिविटी से, और पहले 2 महीने में ही स्वप्नाली काफी पॉपुलर बन गई अपने एरिया में। लेकिन जैसे ही तीसरा महीना शुरू हुआ, सेल्स नीचे आने लग गया, डाउन होने लग गया, मतलब इतना खराब हुआ कि खर्चे भी नहीं निकल रहे थे। और देखते देखते चौथे महीने में ये सेल्स और बिगड़ गया। इससे काफी नुकसान हुआ स्वप्नाली को। मैं जब स्वप्नाली से अपने 2 डे सिग्नेचर प्रोग्राम यानी इम्पैक्ट में मिला तो उन्होंने मेरे को ये स्टोरी बताई, उन्होंने मुझे ये स्टोरी नरेट की। हमने इस पर काफी चर्चा की कि स्टोर्स के सेल्स रिपोर्ट्स देखे, उसका अभ्यास किया और मुझे कुछ सेंस हुआ, मैंने कुछ नोटिस किया, मैंने कुछ उनसे सवालात किए। उसके बाद मैंने उनके पैटर्न यानी सेल्स पैटर्न को हाईलाइट किया, उनके पर्सनैलिटी को हाईलाइट करके कुछ पॉसिबल रीजन उन्हें बताने की कोशिश की, जो आज यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ इस एग्जांपल में स्वप्नाली और उसकी आइडेंटिटी एक अचीवर के तौर पे है। उसके माइंड में वो एक अचीवर है, वो एक विनर है, उससे उसे सिग्निफिकेंस मिलता है। अचीवर होने से ही उसे मैं बोलूँगा सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस मिलता है। वो हमेशा एविडेंस ढूंढते रहती है वो कैसे अचीवर है और एक कैसे विनर है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्लिच है। जब फर्स्ट और सेकंड मंथ में सेल्स अच्छा हुआ, उनके पर्सनैलिटी में जो अचीवर था वो जग गया, वो पीक पर चला गया और वो एक मोमेंटम में आ गई। यानी जब वो प्रॉफिट में आती है, वो मोमेंटम में आती है, क्योंकि सिग्निफिकेंस मिलता है, वो अचीवर उन्हें लगता है। लेकिन जब सेल्स नेक्स्ट महीने में नहीं हुआ, कुछ 2 महीने में नहीं हुआ, उनके अंदर का अचीवर था ना, वो जगा ही नहीं, जिससे वो बताती है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन वो ट्राई करती थी। अगर सेल्स नहीं हुआ तो उसके बाद वो हेल्पलेस फील करती थी। इसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है ये लर्न हेल्पलेसनेस। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्न हेल्पलेसनेस। इस स्टेट में वो डल फील करने लगी। शी फील्स हेजिटेंट टू आस्क हेल्प एंड आस्क रेफरेंसेस टू द कस्टमर, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप सब जानते हैं बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर नए बिजनेस में। और हर एक रिजेक्शन के बाद शी यूज्ड टू फील इरिटेटेड, जिससे मन में एंगर जनरेट हुआ, बहुत एंगर जनरेट हुआ और हारने की भावना मन में आती थी, जिससे उनके अंदर डर की भावना हावी हो गई एंड इससे शी इज अनेबल टू मोटिवेट हरसेल्फ। तो इससे हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो ऑप्टिमिस्ट से पेसिमिस्ट बन गई थी। और जीतने के लिए हमने ऑप्टिमिस्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अब इस केस में स्वप्नाली ने कैसे ये क्वालिटी को डेवलप किया और लर्न हेल्पलेसनेस की स्टेट क्या है, इसको और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। अब देखते हैं ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट को कैसे डायग्नोस करें, कौन ऑप्टिमिस्ट है और कौन पेसिमिस्ट है।
मार्टिन सेलिगमैन, जिन्होंने मेट लाइफ इंश्योरेंस में, मैंने आपको बताया, एक रिसर्च किया था, वहां पे कुछ फील्ड सर्वे के जरिए यह समझने की कोशिश की कि एक चैंपियन सेल्स पर्सन में और एक क्विट करने वाले सेल्स प्रोफेशनल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। हम सब जानते हैं इंश्योरेंस सेल्स का जॉब कितना कठिन होता है। एक ऐसी फील्ड है जहां पे रिजेक्शंस काफी नॉर्मल है, इसलिए इस सर्वे को 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। पहला ग्रुप जो काफी वेल क्वालिफाइड था, ट्रेंड था, एक्सपीरियंस था, और दूसरा जो ग्रुप था रिलेटिवली वो वीक था पहले वाले से। 1 महीना इन दोनों को ट्रैक किया गया और ये हाथ लगा कि पहला और दूसरे ग्रुप में ज्यादा अंतर नहीं था सेल्स में। इस रिजल्ट को देखकर सेलिगमैन खुद भी अचंभित हो गए। उसके बाद उन्होंने सारे सेल्समैन का 1-on-1 इंटरव्यू लिया, हर एक प्रोफेशनल को कुछ सवालात किए, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन से ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। आप कैसे एक्सप्लेन करते हो अपने रिजल्ट को, यानी रिजेक्शन के बाद आप उसे कैसे एक्सप्लेन करते हो। इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कौन से प्रोफेशनल में ये क्वालिटी होती है और किस में ये क्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेटरी स्टाइल और सक्सेस में बहुत कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कनेक्शन है। आपका फोकस कहाँ ले जाता है आपको, उसके ऊपर आपके एक्शंस निर्भर होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को, कैसे ऑप्टिमिस्ट और कैसे पेसिमिस्ट इवेंट्स को, यानी गुड इवेंट्स को और बैड इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेसिमिस्ट बैड इवेंट सामने आने के बाद उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अ पेसिमिस्ट एक्सप्लेन अ बैड इवेंट एज, जैसे बैड इवेंट हिट होता है वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, 3 चीजों में ये एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं ये परमानेंट है, यानी दे सी द रिजल्ट एज परमानेंटली अनचेंजेबल। कोई गलत घटना होती है, कोई रिजेक्शन आता है, वो बोलते हैं ये ऐसा ही होने वाला है मेरे साथ, ये परमानेंट है, अनचेंजेबल है। फिर ये उसे परवेजिव बताते हैं, यानी अफेक्टिंग ऑल द एरियाज। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अ सेल्स गाय मीट्स विथ 2 or 3 रिजेक्शन, पहला रिजेक्शन, दूसरा या 3 रिजेक्शन के बाद वो बोलता है एंटायर मार्केट विल रिजेक्ट हिम, पूरा मार्केट ही मेरे को रिजेक्ट करेगा। इस तरह से ये परवेजिव बताते हैं बैड इवेंट को। और तीसरा, ये बिलीव करते हैं ये पर्सनल है, यानी जो कुछ हो रहा है वो अपने वजह से हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हो रहा है, तो इसे ये पर्सनल के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन ऑप्टिमिस्ट जो होता है इसके टोटली ऑपोजिट बैड इवेंट को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले तो ये बोलता है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं, ये चेंज हो सकता है। मैं प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करता हूं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, ये बोलते हैं स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक यानी 1-2 रिजेक्शन के बाद वो बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक है, ये 1-2 क्लाइंट्स में, पूरा मार्केट वैसा नहीं है। पूरा मार्केट में अगर घूमूंगा तो मुझे अच्छे सेल्स मिल सकते हैं। 1-2 रिजेक्शन से ये जनरलाइज करने की कोशिश नहीं करते। तीसरा होता है अदर, यानी ये अदर रीजंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप को पर्सनली इससे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, इस एक्सप्लेनेटरी स्टाइल का ये अर्थ नहीं है, मैंने आपको बताया कैसे पेसिमिस्ट पर्सनल ले लेते हैं, ऑप्टिमिस्ट कैसे अदर्स, यानी वो किसी और पर ब्लेम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जॉब को अकाउंटेबल वो नहीं समझते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इस ऑप्शन को यूज करते हैं। आप समझते हैं पेसिमिस्ट कैसे गुड इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं। अभी जैसे ही गुड इवेंट आता है, कोई अच्छा सेल्स पेसिमिस्ट के साथ होता है, सबसे पहले तो उसको वो टेम्पररी समझते हैं, यानी कुछ सेल्स हुआ है, उनको लगता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये हर सीजन में ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। 1-2 सेल्स हुए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन मेरा सेल्स होगा, या हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। ठीक उसी तरह से ये गुड इवेंट को स्पेसिफिक समझते हैं, यानी कोई इवेंट होता है तो उनको लगता है ये स्पेसिफिकली इस चीज़ की वजह से हुआ है, हमेशा तो नहीं होने वाला है। और उसी प्रकार से अदर फैक्टर्स के ऊपर भी ये लोग डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, जब भी गुड इवेंट होता है ऑप्टिमिस्ट के साथ, ऑप्टिमिस्ट सबसे पहले तो इसे परमानेंट समझते हैं, यानी कि वो बिलीव करते हैं कि हमेशा उनके साथ ऐसा ही होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही होगा। उसके बाद वो गुड इवेंट को परवेजिव समझते हैं, मतलब एवरीवेयर आई ऑलवेज टेंड टू गेट द बेस्ट डील। वो समझते हैं मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं सेल्स करके लेके आऊंगा, हमेशा पूरे मार्केट में मेरा ही इंपैक्ट रहेगा। और तीसरा, वो गुड इवेंट को पर्सनल लेते हैं। वो समझते हैं अपने अंदर कुछ स्किल्स है, अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, इसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, शायद किसी और के साथ नहीं हो रहा है, तो पर्सनली लेते हैं,
बहुत अच्छी क्वालिटी इनमें होती है। तो आपने देखा होगा पेसिमिस्ट कैसे गुड इवेंट में और बैड इवेंट में रिएक्ट करते हैं और ऑप्टिमिस्ट कैसे गुड इवेंट और बैड इवेंट में रिएक्ट करते हैं। बहुत अंतर है, साइकोलॉजिकल फर्क है। पॉजिटिव साइकोलॉजी रखना कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं प्रोफेशनल इस क्वालिटी को लैक क्यों करते हैं, ये क्वालिटी प्रोफेशनल में क्यों नहीं होती है, क्यों प्रोफेशनल पेसिमिस्ट बन जाते हैं। इसके लिए आपको लर्न्ड हेल्पलेसनेस को समझना होगा। जैसे स्वप्नाली, मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, लाइव एग्जांपल। जैसे स्वप्नाली एक लेवल के बाद हेल्पलेस फील करने लगी, वैसे कई प्रोफेशनल इसको अपनाते हैं, यानी लर्न हेल्पलेसनेस को, और रिजल्ट पेसिमिस्ट बन जाते हैं कुछ दिन बाद। देखते हैं लर्न हेल्पलेसनेस क्या होता है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट है हम लोगों में ये क्वालिटी क्यों नहीं होती है। देखिए, जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हैं, फेलियर, सेटबैक्स, चुनौतियां, विपरीत परिस्थितियां तो आनी ही आनी है। अगर आप एक एथलीट है, लॉयर है, डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, तो आप जानते हैं कैसे सेटबैक्स और फेलियर्स हमें वीक बना देते हैं। जब पहली बार फेलियर आता है तो हम बाउंस बैक कर देते हैं, हमारे अंदर वो मोटिवेशन रहता है, हमें होप होती है फिर से खड़ा होने की, लड़ने की। लेकिन कॉन्सिक्वेंट फेलियर्स, बार बार फेलियर आने से हमें हमारा माइंडसेट वीक बना देता है, फियर ऑफ फेलियर हम पे हावी हो जाता है, और जब भी हमारा सामना और फेलियर से होता है, बार बार फेलियर से होता है, हमारे अंदर की होप जो होती है ना, वो बहुत वीक हो जाती है, और एक समय बाद हमें लगने लगता है हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी करने से कोई भी फायदा नहीं है। और जब भी ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर पैदा होता है ना, हम अटेम्प्ट देना छोड़ देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। ट्राई करना छोड़ देते हैं, और इसको हम लर्न हेल्पलेसनेस भी कहते हैं। इस फेज में आपको हर जगह ऐसे ही लोग नजर आते हैं जो इस फिनोमेना से गुजर रहे हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल मुझे याद आता है भारतीय क्रिकेट टीम से, जब 2019 में वर्ल्ड कप स्क्वाड में अंबती रायडू, जो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो ओवरनाइट अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर देते हैं सारे इंटरनेशनल फॉर्मेट से, क्योंकि इस फेज में वो लर्न हेल्पलेसनेस में चले जाते हैं। ये बहुत कॉमन है, सेल्स पर्सन में तो ये बहुत ही कॉमन है। क्योंकि देखिए, बात को समझिए, एक सेल्स प्रोफेशनल को रात दिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन हमेशा रिस्क से खेलता रहता है, स्पोर्ट्समैन भी अपने लाइफ में रिस्क उठाते रहता है, उसकी भी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ अगर ऑप्टिमिज्म ये क्वालिटी मिसिंग है तो आपके हाथ निराशा ही आने वाली है, आप आशावादी कभी नहीं हो सकते। अब प्रोफेशनल बेसिकली इस क्वालिटी को लैक करते हैं क्योंकि उनका फोकस गलत जगह पे चला जाता है। यहाँ देखिए, आपका फोकस उस इवेंट से जो मीनिंग निकालता है, मीनिंग निकालने पर पूरा खेल है, उसी के ऊपर से आपके एक्शंस डिराइव होते हैं और उसी के ऊपर से आपका रिजल्ट तैयार होता है। ये डायग्राम को समझिए, फोकस, मीनिंग और एक्शन को। अगर कोई इवेंट बाद आपने मीनिंग गलत निकाला तो आप एक्शन गलत ले लोगे, जिससे आपके रिजल्ट्स भी गलत आ जाएंगे। अगर आपका फोकस हमेशा हर्ट और लॉसेस पे रहेगा एक फेलियर के बाद, तो रिजल्ट भी पेनफुल आने वाला है ना, ऑब्वियस है ना, क्योंकि हमारा बिहेवियर ही ऐसा होता है, हम पेन से दूर भागते हैं और प्लेजर को पास ले आना चाहते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं बताता हूं ऑप्टिमिज्म का। जब राहुल द्रविड़ को ड्रॉप किया गया था वनडे इंटरनेशनल से 1998 में, क्योंकि टेस्ट मैचेस में वो पीक पर थे, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में उनका स्ट्राइक रेट जो था बहुत कम था, इसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। तब उन्होंने अपना फोकस गलत मीनिंग पर कभी लेके नहीं गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि टीम मैनेजमेंट मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रही है, या कैप्टन मेरे साथ कुछ पॉलिटिक्स कर रहा है, या मेरे साथ कुछ पार्शियलिटी हो रही है। उन्होंने राइट मीनिंग पर अपना फोकस लेके गए, उससे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो इवेंट दिखाई दिया, अपॉर्चुनिटी दिखी, लर्निंग के तौर पर उसे देखा और अपने स्टैंडर्ड को रेज किया। 1.5 साल अपने फिटनेस पर काम किया, रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर काम किया, अपने बैटिंग स्ट्रोक्स पर काम किया, और उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली ही बिकेम अ ग्रेटेस्ट वनडे बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। तब सवाल ये आता है, ऑप्टिमिस्ट कैसे बने, कैसे इस क्वालिटी को जतन करें। देखिए, ऑप्टिमिज्म भी एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम इंप्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जैसे स्वप्नाली के केस में हमने किया। यहाँ उनके पर्सनैलिटी में 2 चीज़ों पर हमने फोकस किया। पहला, उनके इमोशंस और मूड के बारे में उनको अवेयर किया, यानी इमोशनल अवेयरनेस डेवलप किया। एपिसोड नंबर 1 में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इमोशनल अवेयरनेस आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे।
डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ 15 मिनट्स का मेडिटेशन उनको करने के लिए बोला, क्योंकि एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा है इमोशनल अवेयरनेस अगर आपको डेवलप करना है तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू डेवलप। आपके इमोशन और आपके थॉट से आपको कनेक्ट होना है। और दूसरा, उनके सेल्फ टॉक पर काम किया, कैसे वो अपने आप से बात करते हैं, कैसे एक्सप्लेनेटिव स्टाइल है उनका। उन्हें बताया कैसे ऑप्टिमिस्ट एक्सप्लेन करते हैं अपने गुड इवेंट को और अपने बैड इवेंट को, और इससे एक इंडेक्स कार्ड के जरिए उसे ट्रैक किया, उसे डेवलप किया, और हमेशा उनके ऊपर, इसके सेल्फ टॉक के ऊपर हमने मेहनत किया। सर विंस्टन चर्चिल भी बोलते हैं सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। हम लोगों को इस बात को हाईलाइट करना पड़ेगा आज। सक्सेस मतलब फेलियर से फेलियर में जाना विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। अब इसके बाद स्वप्नाली के केस में क्या हुआ, पुअर सेल्स के बावजूद भी होप और ऑप्टिमिज्म इस क्वालिटी की वजह से उस पुअर सेल्स का स्वप्नाली ने सामना किया, जिससे उनका स्टेट ऑफ माइंड मोटिवेटेड रहा, जिससे उनके थॉट्स का फाउंडेशन जो था ना वो स्ट्रांग बन गया। और जैसे ही उनका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा, जैसे ही उनका सेल्फ टॉक यानी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल अच्छी तरीके से डेवलप हुआ, अपने आप उनका सेल्फ डेवलप हुआ और अल्टीमेटली वो स्टार बन गए अपने एरिया में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। नया वीडियो लेके आऊंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।